कोई भी हो, लोग आपके इंतजार में बैठे रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। नितिन गडकरी साहब। सबसे पहले तो मैं आपकी और सब लोगों की क्षमा मांगता हूं कि हवाई जहाज देरी से होने के कारण मैं लेट आया हूं। आपको तकलीफ हुई, इसलिए मेरे तरफ से व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगता हूं। शुरू करने से पहले बात वहां पे जहां आपने छोड़ दी कुछ दिन पहले कि भाई आपको बोला था ऑपोजिशन वालों ने कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, तो ये किसने बोल दिया? नहीं, उसने कोई ऑफिशियल लेटर नहीं दिया था, इसलिए किसी का नाम तो नहीं लूंगा। पर जब ऐसी बात आई तो मैंने उनको कहा कि प्राइम मिनिस्टर बनना ये मेरा लाइफ का उद्देश्य नहीं है। देर आर टू टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन। मैं 75 के इमरजेंसी के बाद पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन में काम करता हूं, और इसलिए ऐसी कोई बात सोचने का भी सवाल नहीं उठता। ये इलेक्शन से पहले बोला, मतलब रिजल्ट से पहले बोला था आपको या रिजल्ट के बाद? देखिए, ये बहुत बार अलग अलग प्रकार के लोगों से जब बात होती थी, अच्छा, तो उन लोगों ने अपनी बात, उनको लगता था मुझे कहीं वो व्यक्तिगत है, तो मैं किसी का नाम लेकर किसी की अड़चन नहीं करना चाहता हूं। पर जहां तक मेरी बात है, मैं चाहता हूं कि मैं कन्विक्शन के आधार पर की राजनीति करूं, और मेरे पार्टी के सिद्धांत ही मेरे लिए सर्वोपरि है। तो सवाल ही नहीं उठता ऐसा कोई। नहीं, मैंने इसलिए पूछा रिजल्ट से पहले रिजल्ट के बाद, क्योंकि हो सकता है उनको अंदाजा हो कि सीटें कम होने वाली हैं बीजेपी की। आपको अंदाजा था सीटें कम होने वाली हैं? देखिए, हमारी सीटें कोई कम हुई ऐसा नहीं, तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। और मैं ये मानता हूं कि राजनीति में कहीं कुछ राज्य में ज्यादा मिलती, कुछ में कम मिलती है, पर ओवरऑल इंडिया की जीत हुई है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मोदी जी को मिला है। और आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और वर्ल्ड में आज हम 5वें नंबर पर आर्थिक व्यवस्था है। हम तीसरे नंबर की आर्थिक व्यवस्था बनने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे और देश का विकास करेंगे। इसके बारे में हमारे सबके मन में विश्वास भी है और जनता का सहयोग भी हमको है। उसके आधार पर निश्चित रूप से ये उद्देश्य पूरा होगा। कल मोदी जी का जन्मदिन भी है, 100 दिन भी हो रहे हैं सरकार के, तो वो 100 दिन में आपके मंत्रालय वाले काम हुए? हाँ, काफी हुए। वैसे इसी 100 दिन में 51,000 के 8 प्रोजेक्ट कैबिनेट में हमारे रोड के अप्रूवल हुए। और मेरा ये प्रयास है कि मार्च समाप्त होने के पहले हम कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए के काम अवार्ड कर देंगे। और फिर से एक बार हमारा जो कंस्ट्रक्शन का रिकॉर्ड है उसको आगे ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। क्योंकि चुनाव से पहले आपसे बात हुई थी कि यही वाला मंत्रालय लेंगे, या आपने कहा था जो प्रधानमंत्री देंगे वो लूंगा, और वही मंत्रालय आपको मिला। तो आपके कामकाज को 10 साल में देखा गया और उसी के आधार पर अभी मान रहे हैं कि आपको आगे का भी यही काम मिला है। लेकिन इसमें अब कई आवाजें जो आ रही हैं वो टोल को लेकर आ रही हैं। एक आरोप आपने भी सुना होगा कि आरटीआई निकाली गई और बताया गया कि साहब राजस्थान में NH8 पर एक रोड है जिसमें खर्चा तो 1900 करोड़ आया, और आप टोल अभी से 8,000 करोड़ का ले चुके हैं, फिर भी टोल लिए जा रहे हैं। ये ऐसा मैथमेटिक्स क्यों होता है? देखो, पहली बात तो है कि ये जो रोड है ये 2009 में यूपीए सरकार ने बीओटी में अलॉट किया था। ठीक है। इसमें देश की 9 बैंकों थी, और ये रोड में इतनी प्रॉब्लम्स आए कि मैं जब 2014 में मंत्री बना तो पूरे राजस्थान जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। फिर एक कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, कोर्ट केसेस हुई, बैंकों ने उसके ऊपर कोर्ट केसेस की, फिर नए कॉन्ट्रैक्टर आए, फिर नए कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर हमने उसको टर्मिनेट किया, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको स्थगनादेश दिया। तो इस रोड पर हमने नया डीपीआर बनाया, और ये रोड जो है इसको बेसिकली दोनों बाजू में डेवलपमेंट हुआ, अतिक्रमण है। और राज्य सरकार में हम विशेष रूप से कोशिश करते रहे कि अगर इसको 6 लेन करना है तो अतिक्रमण निकालना होगा। काफी कुछ दिक्कतें और अड़चने हैं, पर उसके बाद इस बार बरसात के कारण
समस्याएं ज़्यादा आई, पर इसके लिए दो उपाय हुए। पहली बात तो एक टोल के बारे में जवाब दूंगा कि जैसे आप कोई गाड़ी या घर तुरंत जाकर कैश पेमेंट में खरीदते हो तो उसकी कीमत समझो 2.5 लाख रुपए है। तो जब आप 10 साल के लिए लोन के लिए लेती है तो उसकी कीमत होती है कम से कम 5.5-6 लाख रुपए, क्योंकि हर महीने में उसको इंटरेस्ट लगता है। तो बहुत से बार हम कर्जा निकाल कर भी काम करते हैं। दूसरी बात, जैसे इसी रोड पर मुझे पूरा मालूम है कि एक गुड़गांव का अंडरपास और हीरो का चौक है, ऐसे 4 फ्लाईओवर, ये मैंने अपने बजट के पैसे से बनाए और रोड का रिपेयर किया था। और विशेष रूप से इस रोड के बारे में बड़े प्रमाण पर जो काम हुआ, अभी तक किया है, वो काम जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद 5,000 करोड़ के काम हुए। दूसरा, टोल के बारे में जो गलतफहमी है, मतलब आप कह रहे हैं गलत फहमी है कि 2,000 करोड़ का रोड और 8,000 करोड़ टोल? नहीं, वो तो और काफी डेवलप हुआ। पहला जो डीपीआर था, जैसे मैंने कहा कि ये जो हीरो और ये 4 एपको, ऐसे गुड़गांव में 4 फ्लाईओवर बना है, वो उसमें थे ही नहीं। उसमें डीपीआर में काफी कमियां थी। और ये पुराने यूपीए सरकार का था और भारत की 9 बैंक उसमें थी, और जिसने ये प्रोजेक्ट लिया था वो बाद में देश के बाहर चला गया। उसकी भी बहुत कोर्ट केसेस और कहानियां हैं, मैं कोई सब नाम नहीं बताऊंगा आपको। ये देश के बाहर बहुत चले जाते हैं लोग। अब वो नहीं है यहाँ। वो दिल्ली का अच्छा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली से जयपुर नया रोड शुरू हो गया और अब जयपुर के लिए लोग उसमें से जा सकते हैं। दूसरा, इसी रोड पर पहले ही अब हमने डायरेक्ट जयपुर रिंग रोड जोड़ने वाला एक नया रास्ता भी लगभग पूरा किया है, तो दिल्ली जयपुर 2 घंटे में होगा। पर इस रोड पर भी हमने काम शुरू किया है और मेरा विश्वास है कि मैक्सिमम 6 महीने के अंदर इसको फिर से नया बना रहे हैं। जो बात आप कहते हैं कि ये जो हमारे देश में बिटुविन रोड बनते हैं, ये बरसात जब बहुत ज़्यादा होती है तो उखड़ जाते हैं। तो हमने अब ये तय किया है कि जहाँ बिटुविन रोड्स है और बरसात बहुत ज़्यादा होती है, उसके बारे में मुंबई के आईआईटी में एक सेमिनार हुआ और एक नई वाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी कंक्रीट की लाई है हमने। और जहाँ बेस जो होता है बिटुविन रोड का, उसके मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन में अगर वो पूरे करता है तो उसके ऊपर हम 8 इंच का वाइट टॉपिंग कंक्रीटिंग करेंगे, तो उसका लाइफ 20 से 25 साल कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत बार ज़्यादा बरसात होने के कारण भी बिटुविन रोड में दिक्कतें आती है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, तो अन्यथा मत लीजिए, आपने ये होटल में 5 स्टार होटल में कार्यक्रम किया, आपके पास ऑप्शन था, रामलीला मैदान पर आप और मैं बैठते और चर्चा करते, फुकट में काम हो जाता। आप जब इस होटल में कहा आपने लिया, तो यहाँ चाय कोई 10 रुपए का नहीं होगा, यहाँ की कीमत देनी पड़ेगी। तो ये एक बात जरूर याद रखिए, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। और टोले दंड नहीं होता। मैं जब मुंबई में मंत्री था तो मुंबई से पूना, अब शायद आपको याद होगा, उस समय आने के लिए 9 घंटे लगते थे। अब 9 घंटे के बजाय 2 घंटे में लोग आते हैं, तो 7 घंटे का डीजल पेट्रोल बचता है, टाइम बचता है और सुरक्षितता भी होती है। तो ये जो पैसा है, अभी दिल्ली जयपुर जाने के लिए 7.5-8 घंटे लगते थे, अब लोग 2 घंटे में जाएंगे, 2.25 घंटे में, तो समय बचेगा। दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में जाएंगे दिसंबर के बाद। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में जाएंगे जो रोड बन रहा है। तो फिर ये जितना पेट्रोल डीजल की बचत होती, उसमें से कुछ पैसा आपको, क्योंकि हम भी कर्जा निकाल रहे हैं सरकार के बजट में। जैसे मैंने कहा कि मैं इस साल 3 लाख करोड़ के ये करूंगा, तो मेरे पास बजट तो एनएचआई को 60-70 हजार करोड़ मैं अपने बजट से दे पाऊंगा। तो ये बाकी का पैसा मार्केट में जो खड़ा करेंगे हमारे बॉन्ड्स में, उसको मुझे 8.05% ब्याज देना है लोगों को, और वो ब्याज देना होगा तो ही पैसे मिलेंगे। तो ये कोई ना कोई। और दूसरी और एक इम्पोर्टेंट बात, हम 2 लेन रोड पर टोल नहीं लगाते। कितने 2 लेन की हमारी लेंथ है, आज 65,000 किलोमीटर मेंटेन करते, उसके लिए कोई टोल नहीं मिलता। नॉर्थ ईस्ट में 3 लाख करोड़ के हम काम कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा पर हर जगह पुल बना रहे हैं, वहां थोड़ी टोल है। जहाँ मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर,
वहाँ सब जगह पर हम लोग टोल मिलता ही नहीं। अभी आप देखिए कि आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान यहाँ टोल मिलता है। अब बिहार में हम 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, बिहार में टोल नहीं मिलता इतना। अगर हमको कोई जगह अच्छा टोल मिलता है तो उसको मोनेटाइज करके जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया है वहां हम रोड के, ब्रिजेस के, टनल के काम करते हैं। केवल कश्मीर में हम लोग जो टनल बना रहे हैं 1 लाख करोड़ की टनल बना रहे हैं। अब वहां कहाँ वायबिलिटी है? कभी कश्मीर में हम 2 लाख करोड़ के रोड बना रहे हैं, लद्दाख, लेह, ये जोजिला टनल एक ही काम इतना बड़ा है, झेड़मोर टनल। केवल श्रीनगर और जम्मू के बीच में हमने 18 टनल बनाई है और एक एक टनल वहां बनाना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये जो पैसा है ये कहाँ से टोल से आएगा? तो जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहां हम लोग ये पैसा यूज करते हैं और हर पैसे का ऑडिट होता है और हमारा टोल का पैसा फाइनेंस मिनिस्ट्री के किटी में जाता है और बजट के रूप में फिर वो पैसा हमको वापस मिलता है। तो ये सरकार में ही जहाँ बैकवर्डनेस है उसमें खर्चा करते हैं। तो जो टोल ज्यादा लगता है वो उधर उधर इस्तेमाल हो रहा है, ये बात समझ में है। अच्छा, पॉलिटिक्स पे अगर आए, क्योंकि मैंने जो बात शुरू की कि सीटें कम हुई महाराष्ट्र में, वहां की पॉलिटिक्स तो आप अच्छी तरह समझते ही हैं। ये आप तो विदर्भ में जीत गए लेकिन आसपास के इलाके में काफी नुकसान हुआ, उसकी वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, इस बार महाराष्ट्र में हमको अपेक्षित यश नहीं मिला है, पर मुझे लगता है कि विधानसभा में हम उसको मेकअप जरूर करेंगे। महाराष्ट्र के रीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। महाराष्ट्र में कपास, सोयाबीन, किसानों के ऊपर वहाँ उसके रेट कम हो गए। अब हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है, हमारी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर तय होती है। तो ऐसी कुछ बातें हैं, पर हम लोगों ने ये पैच के बारे में, जब पैच में आपको पता है कि जब पैच की कीमत बढ़ती है तो दिल्ली में पैच की माला पहन के लोग घूमते हैं, और उधर जब किसानों का 1 रुपया किलो पैच का भाव बढ़ता है तो हम एक्सपोर्ट करते तो ये परमिशन देते, तो शहर के लोग कहते देखो ये पैच की कीमत बढ़ी है। तो ऐसी थोड़ी बहुत बातें होती रहती है, पर मुझे लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में हम फिर से एक बार जीतेंगे। अलायंस का प्रॉब्लम नहीं था? अलायंस का प्रॉब्लम नहीं था? मुझे तो नहीं लगता कोई आएगा, और अभी भी नहीं आएगा? नहीं आएगा। हमने सुना आपको कहा गया था आप महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव देखें, उसको प्रभार संभालें, आपने मना कर दिया? नहीं, वैसे मैं तो हर चुनाव में प्रचार में जाता ही हूँ, और चुनाव पार्टी के अध्यक्ष समिति है और मैं उनके साथ पार्टी के प्रचार में जाऊंगा, उनको सहयोग करूंगा। पर आपने ऐसा कोई मना नहीं किया प्रभार लेने का महाराष्ट्र का? नहीं, मैं तो वैसे प्रमुख नेता ही हूँ, तो मैं सबके साथ ही हूँ, मैं उनकी मदद करूंगा। वैसे पिछले लोकसभा में मैंने महाराष्ट्र में 55 लोकसभा क्षेत्र सभाएं ली, और जब जरूरत पड़ी तो महाराष्ट्र की इकाई ने मुझे कहा कि आप बाकी के दौरे कैंसिल करिए, तो वेस्टर्न महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सब जगह पर मैं प्रचार के लिए घुमा। तो ये आप कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जाता है, जैसे संजय राउत जी ने कहा था कि आप ही को हराने के लिए आप ही की पार्टी लगी हुई है, वो ये सब बातें गलत हैं? बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल किसी ने मेरे खिलाफ प्रचार किया ऐसा मैंने कभी कहा भी नहीं और मैं कहूंगा भी नहीं। एक बात जरूर है कि मेरा लीड जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसमें कम हुआ। वजह? तो मैंने कहा कि जो कमी है मैं ढूंढूंगा, इसकी वजह मैं हूं। इसका मतलब मुझे लोगों का और सेवा करनी चाहिए, तो मेरा लीड बढ़ जाएगा, तो मैं और काम करूंगा। ये थोड़ा सा महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ सवाल, और आपने इसका जिक्र भी किया अपने मंत्रालय को लेकर, रोड एक्सीडेंट्स को लेकर जो बात होती है, इसमें एक एक्सीडेंट जो अब चर्चा में आया, वो उसमें आपकी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष का भी नाम आया। नाम ऐसे आया कि उनके बेटे की गाड़ी थी और वो एक्सीडेंट हुआ। अब उस पर इल्जाम ये लग रहे हैं, और चुनावी माहौल है, और इल्जाम में क्या मतलब फैक्ट भी है कि पुलिस ने उनके बेटे का ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं लिया, कि कहा कि वो तो गाड़ी नहीं चला रहा था। तो इससे ये भाव नहीं जाता है कि वीआईपी लोगों के लिए कानून अलग है? देखिए, पहली बात तो ऐसे है कि रोड हादसे जो हो रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख से ज्यादा मौतें होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मरने वालों में जो एज ग्रुप है वो 18 से 34 वयोगट के 60% लोग मरते हैं। अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, रोड इंजीनियरिंग, अभी तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमको काफी तकलीफें होती है,
पर हमने सब प्रकार से भारत रेटिंग आया और जिसके कारण इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयरबैग लग गई। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में काफी सुधार हुआ। बस कोड में नहीं हुआ था, अब नया बस कोड भी आएगा और इसके बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बस बॉडी बनेगी। ये हाथोड़ा लेके रोड पर जो बस बॉडी बनती थी वो नहीं होगी, क्योंकि एक्सीडेंट में काफी लोगों की मौत हो रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसमें आपका सहयोग चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी जैसे रोड के बीच में ऐसा, वहां एक महिला मैंने देखी, एक लड़का अपने इसको हाथ में लेकर दूसरा पकड़ के वो छलांग मार के जा रही थी। तो मैंने भी हमारे इंजीनियर्स को बोला कि भारतीय जो है वो बहुत अच्छे खिलाड़ी है, वो लंबी छलांग मारते हैं। अब ऐसी बीच में स्थिति पैदा करो कि कितना भी अच्छे प्लेयर है तो भी छलांग मार के कूद न सके। अब ये रेड सिग्नल होगा तो रुकना चाहिए, इस प्रकार से नहीं जाना चाहिए, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। केवल 30,000 मौतें इसके कारण हुई कि उन्हें हेलमेट नहीं पहना था। ये जो नागपुर में एक्सीडेंट हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस उसकी पूरी इंक्वायरी कर रही है और अभी कोर्ट में भी कुछ लोग गए हुए हैं, तो इससे ज्यादा कमेंट्स करना उचित नहीं होगा। पर मुझे लगता है ऐसे एक्सीडेंट की राजनीतिकरण न करना ही ज्यादा अच्छा है। नहीं, पर अगर पार्टी के अध्यक्ष के बेटे के नाम पे गाड़ी है तो राजनीतिकरण, क्या वो सवाल तो उठेंगी? और अगर उनका अब आपके चैनल में से कोई होगा और उसने कई कार में एक्सीडेंट कर दिया, तो क्या चैनल को और आप सबको पार्टी बनाकर उनका जिम्मेदार पकड़ना उचित होगा? नहीं, पर उसका मेडिकल टेस्ट तो होगा ना जो करेगा। तो होगा ना, करेंगे पुलिस वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने खुद कहा है कि मेरे इस एक्सीडेंट में जो भी इंक्वायरी पुलिस करे हम सहयोग करेंगे। इस तरह से नुकसान नहीं होता पार्टी को, चुनावी नुकसान? सर, पहली बात तो ऐसी है कि उसमें चलाने वाला कौन था, कितने लोग बैठे थे, क्या हुआ था, ये सब बातें अंडर इंक्वायरी है। अभी से किसी को आरोपी पकड़ना ठीक नहीं होगा। लेट द इंक्वायरी होगी और खुद उनके पिताजी ने, जो हमारे अध्यक्ष है, उसने कहा है कि जो कार्रवाई है उचित प्रकार की वो पुलिस करे। आपके साथ कभी ऐसा नहीं जुड़ा, आपने नागपुर से ही लगातार चुनाव लड़ा, आपको आरएसएस के साथ माना जाता है कि आप करीबी है, लेकिन कभी आपके साथ ऐसे आरोप नहीं जुड़े कि जिसमें सांप्रदायिकता की कोई बात आती हो, लेकिन आपकी पार्टी के साथ जुड़ते हैं। ये आरोप जो जुड़ते हैं कि हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है, ये नुकसान देते हैं? क्या ये माहौल बदला है या ये सिर्फ एक देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि बहुत पहले मैं जब युवा था, एक सुंदर राजन करके पत्रकार थे, उन्होंने एक इंग्लिश में एक अग्रलेख लिखा था, इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रिलेटिव वर्सेस परसेप्शन। मैं संगम में भी था, जनसंघ में भी थोड़ा समय था, भारतीय जनता पार्टी में था। और बाला साहेब देवरस जी ने पूना में वसंत व्याख्यानमाला में एक बहुत अच्छा भाषण किया था। उन्होंने कहा था कि जातीयता और अस्पृश्यता बुरी नहीं है तो कोई चीज ही बुरी नहीं हो सकती। और भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में कभी जाति के आधार पर कोई बात नहीं होती, कोई व्यवहार नहीं होता। और मैं ये कन्विक्शन रूप में मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इस समाज में सोशल इक्वेलिटी और सामाजिक समता और आर्थिक समता दोनों प्रस्तावित करना, ये हमारे कन्विक्शन का पार्ट है। पर दुर्भाग्यवश ये हुआ है कि अलग अलग प्रकार में बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो देयर इज ए कॉम्पिटिशन दैट एवरीवन वांट टू प्रूव दैट ही इज बैकवर्ड। वास्तविक हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, जो समाज में गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हो, और जो किसान विश्व की बड़ी आर्थिक व्यवस्था, समाज विश्व की आर्थिक व्यवस्था बने और उसमें सब जाति, पंथ, धर्म, भाषा के सबका विकास हो। और आखिर में आपको एक बात बताता हूं, गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। जिस भाव में मुसलमान को पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, उसी भाव में हिंदू को मिलता है। हमारी समस्या जात और संप्रदाय नहीं है, हमारी समस्या गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी है। गुड गवर्नेंस के आधार पर और सही नीतियों के आधार पर हमारे देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना, और जो आखिरी पायदान पर खड़ा है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है,
उस दरिद्र नारायण को हम रोटी, कपड़ा और मकान दिलाए। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन, यही भारतीय जनता पार्टी का उद्दिष्ट है। और मैं आपको यही मानता हूं कि इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब चुनाव में मैं तो, आपने मेरे स्टेटमेंट भाषण सुने होंगे नहीं होंगे मुझे पता नहीं, मैंने पब्लिकली कहा था कि जो जात की बात करेगा उसको कस के पड़ेगी लात। मैं बिल्कुल, देना है तो वोट दो, नहीं देना है तो मत दो। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे सब जातियों ने वोट दिया। और मैंने एक तय किया है कि जातीयवाद अगर दूर करना है तो पहला काम यह करना है कि मैं कभी जातीयवाद नहीं करूंगा, सांप्रदायिकता नहीं करूंगा, और व्यक्ति के बीच में उच्च नीचता के भाव के बारे में कभी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा, चाहे इसकी राजनीतिक कीमत कुछ भी देनी पड़े। मैं ये नहीं करूंगा, इन्हें नहीं करूंगा। ऐसा ही निर्धार सभी नेताओं ने और सभी पार्टियों ने किया तो समाज में जातिवाद निकल जाएगा। तो जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए? देखिए, मुझे आपको ये जो जात की बात करते हैं, ये जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस विवाद में मुझे नहीं पढ़ना। पर मैं आपको एक रिसर्च पत्रकार करके सवाल पूछता हूं, क्या किसी जात के नेता ने उसके जात का भला किया है क्या? और जब टिकट देने की वाली बात आती है तो ये बात में वो बोलता है मेरे पत्नी को टिकट दो, मेरे बेटे को टिकट दो, मेरे बेटी को टिकट दो, नहीं तो मेरे ड्राइवर को टिकट दो, और कुछ नहीं मिला तो मेरे कोई चमचे को टिकट दो। तो ये कौन सा जाति के लिए काम हुआ है? और आज हमारे समाज में ऐसे उदाहरण है, संतों के उदाहरण है, समाज सुधारकों के उदाहरण है, और जिनको हम आइकॉन मानते हैं ऐसे लोगों के उदाहरण, उन्होंने कभी ये जात पात की बात नहीं की। हाँ, एक बात है, जो अपने कार्य और कर्तृत्व के आधार पर चुनाव नहीं जीत नहीं सकते, वो जात की बात करके लोगों के वोट मांगते हैं। मुझे लगता है ये आप लोग भी इसके खिलाफ जरूर ये कहिए। बाकी जो पिछड़े हुए सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, संविधान ने उनको आरक्षण दिया है। जब तक समाज की प्रगति होती रहेगी उसके लिए उनका ये अधिकार है, उसमें कोई दुमत नहीं है। पर हम समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता, विषमता ये समाप्त करें और हम अच्छे समाज की निर्मिति की तरफ जाए, और उसमें युवा लोग जो है वो विशेष रूप से अपने जीवन में ये जात पात की बात ना करें तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। वो आरक्षण को लेके कह रहे हैं ना कि जब जाति जनगणना हो जाएगी तो आरक्षण फिर उसी हिसाब से हो जाएगा, 50% की लिमिट भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप बहुत खाने के शौकीन हो तो यार अपने जात वाला करके उसके होटल में जाके आप खाते हो क्या? आपको जहां बिरयानी अच्छी लगती है वही पूछते हो। जब आपको हार्ट का ऑपरेशन करना है, नहीं मेरा जात वाला है उसके यहाँ करता हूं, नहीं, तब आपको कोई भी जात पंथ धर्म भाषा का चलता है, अच्छा डॉक्टर चाहिए। मुझे बताइए, ये समाज में ये सब बातों का क्यों विचार करना? और इसलिए अब्दुल कलाम साहब बड़े थे, अब उनको सब लोग मानते हैं, तो क्या वो मुसलमान करके उनको आप अलग छोड़ेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज ये कोई विशिष्ट जाति के थे क्या? देखिए, आप महात्मा ज्योतिबा फुले कोई जात के थे क्या? कहीं ना कहीं हमें एक प्रोग्रेसिव, विकसनशील और आधुनिक समाज की जो निर्मित करनी है, और जिस संस्कारों से हमारे भविष्य की पीढ़ी को निर्माण करना है, उसमें हम जातीयवाद और अस्पृश्यता से मुक्त सामाजिक व्यवस्था को निर्माण करें। और मुझे लगता है यही सबने मिलकर किया तो ये परिस्थिति बदलेगी। तो इसमें जो मैंने सांप्रदायिकता की बात की, उसमें एक इल्जाम ये लगता है कि जैसे बुलडोजर जस्टिस की बात होती है आजकल, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, आप कई बार बुलडोजर की बात कर चुके हैं लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में कर चुके हैं। आजकल जो बात होती है वो कहते हैं कि साहब पहले देखा जाता है कि धर्म क्या है किसी भी अपराध में, और फिर देखा जाता है अच्छा अगर ये मुसलमान है तो इसका कोई अवैध निर्माण तो नहीं है, अवैध निर्माण है तो उस पर बुलडोजर चलाओ। और इसमें पब्लिक का जो सपोर्ट है वो इसलिए मिलता है, जिसका जो भी पब्लिक देती है वो इसलिए मिलता है कि क्योंकि अदालतों में इतना टाइम लगता है फैसला होने में, इसलिए उनको लगता है ये इंस्टेंट जस्टिस है। देखो, पहली बात तो मैं आपके बात से सहमत नहीं हूं। मैं पिछले अनेक सालों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को देख रहा हूं और मैं उनके निर्णय, उनकी प्रक्रिया को समझ चुका हूं। उन्होंने जिन लोगों के ऊपर इनकाउंटर के रूप में जिनकी मृत्यु हुई, उसमें सब जातियों के, धर्म के लोग हैं, हिंदू भी है, ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, मुसलमान भी है। दूसरी बात, उन्होंने अनेक जगह पर जो गलत थे, अतिक्रमण जिन्होंने किया था,
उनको उन्होंने अतिक्रमण को निकाल दिया, उसमें सभी जात पंथ धर्म भाषा वाले लोग हैं। ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयरली अगर शासन व्यवस्था को चलाना होगा तो गलत किसी का भी हो। अभी मैं भी बड़े बड़े रोड बनाता हूं तो अनेक जगह पर ऐसा होता है कि रोड बड़ा करने के लिए तोड़ना पड़ता है। तो मुझे लगता है इस प्रकार का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाना सारासार गलत है। और आपको एक ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस राज्य में आपको लगता है थोड़ी हिस्ट्री निकालिए और फिर निकाले कि क्या सही में जो प्रचार हो रहा है कि एक ही समाज के लोग हैं, क्या एक ही लोगों की प्रॉपर्टी तोड़ी गई है क्या? मुझे बताइए, वाराणसी में इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ तो वो किसके मकान थे सब? आप हर जगह पर जाकर देखिए, मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सरकार ने जात पंथ धर्म भाषा और पार्टी इसका विचार न करते हुए सामाजिक हित को महत्व देते हुए ही कार्रवाई की है। ना हम अभी आज तक हमने ऐसा किया है, ना भविष्य में करेंगे। आपने तो अपने घर पे चला दिया था बुलडोजर, हमने सुना ससुराल पे चला दिया था। ससुराल पे चलाया था। रामटेक करके जगह, मेरी पत्नी वहां से, तो मेरे ससुरे तो डॉक्टर थे, वो रोड बड़ा करना था तो एक अभी IAS ऑफिसर दिल्ली में आई है, वो नया उनके अपॉइंटमेंट हुई थी वहां, तो वो मेरे पास आई कि सर ये रोड बड़ा करने के लिए आप कह रहे हैं? बोला हाँ। बोले अतिक्रमण है? बोला तोड़ डालो। तो बोले आपको पता है कि भाभी जी का घर है? मैंने बोला मैंने थोड़ी पूछा आपको, चुने की रेखा डालो और जिसके घर होंगे तोड़ डालो, सब रोड बड़ा करो। मैंने कभी इसमें भेदभाव नहीं किया। उसके बाद खाना मिलता है आपको घर पे? हाँ, घर पे खाना मिला था उसके बाद? थोड़ी तकलीफ हुई। उसने कहा कि पहले बता देते तो हमें ही तोड़ देते, आपको तोड़ने की क्या जरूरत थी। वैसे ये अपने राव इंद्रजीत सिंह है, हाँ। ये जो सोना पे रोड जाता है ना, तो मैं उनको बताया था, उसी दिन मैंने भाषण में बताया था, उनके भी ससुरे का घर आता था। वो जो फ्लाईओवर बना है ना, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के जाता है, तो फिर हम उनके पास गए तो अधिकारी मेरे पास आए थे, मैंने उनको फोन किया, साहब ये तोड़ना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। उन्होंने उनको भी समझाया, बताया, हमने तोड़ दिया। तो नेताओं को अपनी ससुराल में पसंद क्यों नहीं है? देखिए प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं बड़ा साफ हूं कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई काम करना है तो जो बीच में आता है तोड़वा दो। उसमें अगर डिस्क्रिमिनेशन किया कि बीजेपी वाले का घर बचेगा, कांग्रेस वाले का टूटेगा, मुसलमान का बचेगा, हिंदू को कटेगा, तो बात आएगी। हमने कभी किया ही नहीं ऐसा और मैं करूंगा। एक आखिरी पॉइंट, आजकल बात होती है, जैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं उनकी फाइनेंसेस को लेकर बात हो रही है कि उन्होंने ऐसी ऐसी वादे कर दिए, चुनावी वादे, कांग्रेस को पर इल्जाम आते हैं। अब ये जो चुनावी वादे हैं, जैसे महाराष्ट्र में अब लाडकी बहन योजना की बात हो रही है, तो इससे इनसे नुकसान नहीं होगा? सब पार्टियां तो कर रही हैं। देखो ये कैसी कंपटीशन है, फिर आप बोलोगे कि मैं आपके ऊपर बोल रहा हूं। हर चैनल में कंपटीशन होती है, अपनी TRP बढ़ाए। एक अगर बोलता है कि ये सीरियल चलाई तो दूसरा और मार झोड़ के लगाता है, तीसरी और सेक्स और वायलेंस वाले दिखाता है। तो क्या है, देयर इज ए कंपटीशन। अब ये कंपटीशन जो है ये समाज के लिए और देश के लिए कितनी उपयोगी नहीं है, इसका नेताओं ने विचार करना चाहिए। देखिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं जब था ये पावर जनरेशन, तो पूरे देश में जो डिस्कॉम है इनका घाटा 16 लाख करोड़ है। ये अगर इसी प्रकार से बिजली बांटते रहेंगे सब सरकारें तो देश का क्या होगा। और इसलिए आज जो चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी कर रही है उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। तो आप ही की कर रही है ना? नहीं, पर एक बात बताऊंगा कि देश के विकास में अगर जरूरत है तो हम ऐसी आर्थिक नीति को अपनाएं कि जो देश की गरीबी को दूर करे, रोजगार को निर्माण करे और लोगों के अपने अधिकार को प्रदान करे, ताकि किसी को ये जरूरत ही नहीं पड़ी फुकट में लेने की। आपको देखो ये गैस सिलेंडर की सब्सिडी थी, तब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि जो लोग गरीब है वो जरूर इसका फायदा लें, बाकी लोग अपनी सब्सिडी गैस सरेंडर करें। करोड़ों लोगों ने गैस का अपना सिलेंडर सरेंडर किया। क्या इस देश में ऐसी स्थिति नहीं आ सकती कि हमारे यहाँ कोई सब्सिडी की जरूरत नहीं, हम नहीं लेंगे? ऐसे कहने वाला एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली समाज
निर्माण करना, ये देश की आवश्यकता है। ये बजट के पैसे में हम अच्छे रोड बनाएं, किसानों के लिए सिंचाई तैयार करें, सोलर पंप लगाए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डाले, कोल्ड स्टोरेज बनाए, ताकि वो संपन्न हो। पर ये पैसे अगर हम ऐसे ही बांटते रहेंगे तो ये सभी पार्टियों को कभी ना कभी सोचना होगा कि भविष्य में लॉन्ग टर्म पर समाज का हित किसमें है। अब ऐसा है कि एक पार्टी ने किया, दूसरी पार्टी कर रही, दूसरे ने किया, तीसरी नहीं करती। तो जैसे आपके बीच में कंपटीशन है कि कौन नंबर 1 पर है टीआरपी, वैसे हमारे यहाँ भी कंपटीशन है कि जीतना कैसे चुनाव। तो ये एक हमारे यहाँ एक फिलोसोफर, बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति थे, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, बहुत बड़े विचारक थे। वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे। वो एक बार कह रहे थे, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। जो शॉर्टकट मारते हैं उससे भविष्य में बहुत नुकसान होता है। हम दूर से जाए, भले देर लगी, पर हम लोग शॉर्टकट के मोह जाल में ना फंसे। हम आर्थिक विकास शाश्वत रूप का करें, जिसमें गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर हो और समृद्ध समाज और संपन्न समाज की निर्मित हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ताकि किसी को कोई सब्सिडी की जरूरत नहीं पड़े। आप इतनी साफ साफ बात बोल लेते हैं तो, और गाने भी आपको बहुत पसंद है, तो आखिरी में मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस मौके पर, अब इस चुनाव के बाद, फिर से इस कार्यभार को संभालने के बाद, कौन सा वो गाना होगा जो आपको अभी सूट करता हुआ दिखता है इस परिस्थिति में? नहीं, मैं शूट करने वाला गाना तो नहीं है, पर मैं अलग अलग प्रकार के लोगों की गाने सुनता हूँ। ऐसा नहीं, अभी भूपेन हजारिका का जो कौन सा पिक्चर था, रंग रंग कुछ तो भी, जिसमें डिम्पल कपाड़िया भी थी, रुदाली। हाँ, तो वो मैं भूपेंद्र हजारिका को बहुत बार सुन रहा हूँ, ये बहुत अच्छा लगा। लता मंगेशकर का भी वर्षन अच्छा है, उनका भी अच्छा है। देखिए, मैं अपने जीवन को अपने आनंद के साथ जीता हूं, और पॉलिटिकल लाइफ में मैंने एक बार मजाक में कहा कि चुनाव नहीं जीता और मंत्री नहीं बना तो क्या आदमी मरता क्या? मैं अपने हिसाब से चलूंगा, अपने हिसाब से काम करूंगा, जनता की सेवा करने की कोशिश करूंगा। जनता ने जिताया तो जीत कर सेवा करूंगा, हराया तो भी जनता की सेवा करूंगा। और मैं आपको बता दूं, मैं राजनीति कम, समाजकरण ज्यादा करता हूं। मेरा कम से कम 80% सामाजिक काम करता हूं। मैं 15,000 लोगों को रोजगार दे चुका हूं, और मेरे अलग अलग सामाजिक प्रोजेक्ट में मेरा टर्नओवर अभी 2,500 करोड़ का हुआ है। मैं महिलाओं को काम, युवाओं को काम, ऑर्गेनिक फार्मिंग, अलग अलग प्रकार के काम करता हूँ। बायोफ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल, साड़ियाँ बनाता हूँ, दरिया बनाता हूँ। आप कभी आइए नागपुर, मैं आपको ताजमहल में हमने कॉटन की साड़ी बनाई, अच्छे क्वालिटी की, धापेवाड़ा टेक्सटाइल करके मेरा गांव है उसमें। और वो साड़ी अच्छी क्वालिटी की बनने के बाद मैं लोगों को बोलता हूँ, ये कैसी है साड़ी, कितने की होगी? बोलता 5,000 की। मैंने बोला 450 में दे दो। 400 में बनी है, 450 में मिलेगी। फिर मैं गालीचे बनाए, मेरे घर पर भी है यहाँ। वो एक को पूछा कितने, बोले 7,000 का। मैंने बोला ये चिंदी होती ना, रेडीमेड गारमेंट की वेस्ट, उससे बने हुए, इसकी कीमत 400 में बनता है, 500 में। तो ये लोगों को रोजगार मिला। तो मुझे चिंता मेरे बेटों को रोजगार कैसे मिले, ये राजनीति में मेरी चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा लड़का, मेरे दोनों लड़के लड़की पत्नी कोई टिकट नहीं मांगते और कोई महामंडल पर नहीं जाते। और मैंने उनको बताया कि मेरी राजनीतिक विरासत पर अधिकार जिन कार्यकर्ताओं ने मुझे बड़ा किया उनका है। मेरा बेटा होके तुम टिकट मांगोगे, नहीं मिलेगा। मैं पोस्टर चिपकाते हुए बड़ा बनाऊं, तुमको करना है तो वहां से शुरू करो। बोले हमको करना ही नहीं। बोले बहुत अच्छी बात है, अपना काम धंधा करो। तो ये जो एमएलए के पेट से एमएलए पैदा होना, मुख्यमंत्री के पेट से मुख्यमंत्री, एमपी के पेट से एमपी, ये बात गलत है। इसका किसी का बेटा होना ये भी गुनाह नहीं है, पर केवल उनके पुण्य पर माँ बाप बोलते मेरे बेटे को टिकट दो, गलत है। और इसलिए मैं मानता हूं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारी राजनीति में भी काफी सुधार हो रहे हैं। नई पीढ़ी, जनरेशन बहुत जागरूक है। सोशल मीडिया पर वो पूरे दुनिया को सुन रही है, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च। और मुझे अभी आपको बजाई, मैं चुनाव में गीत तैयार किए, मैंने नहीं किए थे, बनाने वाला अलग था, गाने वाला दूसरा था, संगीत देने वाला तीसरा था। वो मैंने चुनाव में वो गीत डाले। अभी मुझे वो यूट्यूब वालों ने 85,000 रुपए रॉयल्टी दी। वो गीत 89 लाख लोग सुनते थे, उसके कारण मुझे पॉकेट मिला।
तो वो रॉयल्टी हमें भी दिलवा दीजिए थोड़ी सी चलते चलते। आपका आज का इंटरव्यू जब होगा और मेरे मीडिया पे जाएगा तो आपके सहयोग के कारण पक्का मुझे 50 हजार रुपए आपके सहयोग से मिल जाएंगे। उसलिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितिन गडकरी साहब बताते हुए कि आजकल वो भूपेन हजारिका का दिल हुम हुम करे गा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।